Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Transfer of Property Act 1882, I have discussed in the previous video about the movable property and immovable property and difference between these two. And today I am going to discuss about the concept of transfer of property. कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है. इफ वी टॉक अबाउट द टर्म प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें इसके लिए प्रॉपर्टी को समझना होगा. यदि हम बात करते हैं टर्म प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी मीन्स एवरीथिंग और एवरी ऑब्जेक्ट, वेदर इट मे बी ए टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग. तो कोई भी वस्तु, चाहे वो टेंजिबल है या फिर वो इनटेंजिबल है, यदि वो ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यू रखती है, उसके लिए कुछ कीमत रखती है, तो वो प्रॉपर्टी की परिभाषा में आती है. मीन्स essential characteristic of the property is the value attached to it. इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी भी संपत्ति की बात करते हैं तो इसका जो संबंध होता है उसकी कीमत से उसको आका जाता है. कि दिस मीन्स वैल्यू इट इज मे बी आइदर मॉनेटरी वैल्यू और पर्सनल वैल्यू. मीन्स यदि भी किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यदि उसकी चाहे मॉनेटरी वैल्यू हो, मनी के संबंध में वैल्यू हो, या फिर उसके लिए पर्सनल वैल्यू हो, तो उसे प्रॉपर्टी कहा जाएगा. तो इट इज द सोर्स ऑफ वेल्थ. जब भी हम कोई प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो एक तरह से सोर्स होता है वेल्थ का. In legal sense, it is the right to enjoy and right to dispose of certain things in the absolute manner. तो दिस मीन्स यदि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको हमें इंजॉय करने का अधिकार है या उसको बेचने का अधिकार है, डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार है, तो वो चीज़ जो है वो एक तरह से लीगल सेंस में हम ये कहेंगे कि वो संपत्ति की परिभाषा में आएगी. जब यदि हम टर्म प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसको ड्राइव किया गया वर्ड प्रोप्राइटरी, दैट इज द लीगल टर्म. The legal term that is propriety. It is derived from the legal term propriety, which means things owned. Proprietary का मतलब होता है वस्तु, things owned. And the term property includes land, building, debts, shares, debentures. Everything is coming under the definition of property. ये सभी के सभी property की परिभाषा में ही आएंगे. द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. यदि हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की या ओनरशिप की, जनरली हमें ये लगता है कि ये एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज अटैच्ड हैं, परंतु देयर कैन बी नो ओनरशिप विदाउट द प्रॉपर्टी. यदि हमारे मतलब प्रॉपर्टी नहीं है तो नेचुरली उसके बिना आपके पास ओनरशिप हो ही नहीं सकती. तो देयर कैन बी नो ओनरशिप विदाउट द प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा. द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी असेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ. और ये आपकी ह्यूमन लाइफ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, एज इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव इन ऑन दिस अर्थ विदाउट प्रॉपर्टी. दस हियर द टर्म प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड इन द वाइडर सेंस. इसका मतलब ये जो वर्ड प्रॉपर्टी है इसको वाइडर सेंस में यूज किया जाता है. इट रेफर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी. और जब प्रॉपर्टी की बात करते हो तो उसके अंदर हर तरह की प्रॉपर्टी आएगी, वेदर इट मे बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी. वो चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है. तो ये मैंने आपको बताया टर्म प्रॉपर्टी के बारे में. इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यदि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसी टर्म को सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किया गया है. तो सेक्शन 5 ऑफ द टोपा डिफाइंस द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ and one or more other living persons and to transfer the property is the performing such an act. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जो लिविंग पर्सन्स है, जो जीवित व्यक्ति हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी का कन्वे होना, प्रॉपर्टी को एक दूसरे से दिया जाना. वो चाहे वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, और वो प्रॉपर्टी चाहे वो प्रेजेंट प्रॉपर्टी हो या फिर वो फ्यूचर प्रॉपर्टी हो. तो क्या कहेंगे, अ लिविंग पर्सन्स बिटवीन द प्रेजेंट, मतलब इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन. यहाँ पे एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन भी हो सकते हैं, और या फिर वो अपने आप को भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है. ध्यान रख के चलना कि कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे. प्रॉपर्टी अपने आप को भी ट्रांसफर की जा सकती है टू हिमसेल्फ. तो यहाँ पे अपने आप को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, और वन और मोर अदर लिविंग पर्सन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करते हैं लिविंग पर्सन की, तो आपको भी पता है कि लिविंग पर्सन की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो लिविंग पर्सन इंक्लूड्स द नेचुरल पर्सन और द आर्टिफिशियल पर्सन. जब आप पर्सन की परिभाषा की बात करते हैं तो नेचुरली आपको पता होगा कि जब पर्सन के अंदर आपके दो तरह के पर्सन शामिल होते हैं, वो लिविंग पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं. दिस मीन्स लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन भी आएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट.
तो अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑपरेट्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट। यदि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, न चले कि वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म इन फ्यूचर, वहां पे वो उसको इस तरह से समझा जाएगा कि वो आगे आगे आने वाले भविष्य में आप उसे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो जिसमें आप जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट द वेज ऑफ ट्रांसफर, यदि हम वेज ऑफ ट्रांसफर की बात करते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू वेज, दो तरीके से इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर वन, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, एंड सेकेंड वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। इफ यू टॉक अबाउट द बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, यदि हम एक्ट ऑफ द पार्टीज की बात करते हैं तो जिसको हम वॉलेंट्री ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। तो बाय ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टी यदि हम किसी प्रॉपर्टी का स्थानांतरण कर रहे हैं तो उसे वॉलेंट्री ट्रांसफर कहते हैं। और जो वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है इसको दो तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट इज फर्स्ट बाय टेस्टामेंट्री ट्रांसफर एंड सेकंड वन इज बिटवीन लिविंग पर्सन्स। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर जैसे कि आप विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, जैसे इसके अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। और दूसरा ट्रांसफर मैंने आपको बताया बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, बिटवीन द लिविंग पर्सन मतलब इंटरवाइवस ट्रांसफर। तो जब भी आप बात करते हैं तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, तो यहाँ पे आपको दो तरीकों में से डिवाइड करना होगा, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और दूसरा मैंने आपको बताया बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज को मैंने आपको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेस्टामेंट्री ट्रांसफर और दूसरा मैंने बताया बिटवीन लिविंग पर्सन्स, और दूसरा होता है बाय एक्ट ऑफ द लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ की जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि विल, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन, लिक्विडेशन प्रोसेस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब के सब शामिल होते हैं, जिसके अंदर कभी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो ये केवल उन्हीं ट्रांसफर्स के संबंध में अप्लाई होगा जहां पे ट्रांसफर दो या दो से अधिक लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज ओनली द बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरिंग बिटवीन द टेकिंग प्लेस बिटवीन द लिविंग पर्सन, तो वहां पे लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफर होना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आपका हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। यदि हम बात करते हैं हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर कौन सकता है, तो इसके संबंध में जब हम बात करेंगे हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी व्यक्ति यदि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है तो ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर मीन्स हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या पढ़ा है कि अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर। यदि वो 18 साल की एज ऑब्टेन कर चुका है तो वो ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। बट इन केस हु इज नॉट ए मेजर, यदि वो मेजर नहीं है, मान के चलो कोई माइनर पर्सन है हु इज अंडर द 18 ईयर ऑफ एज, तो इन दैट केस गार्जियन कैन बी अपॉइंटेड। वहां पे उसके संबंध में एक गार्जियन को अपॉइंट किया जा सकता है जो उसके बिहाफ पर ट्रांसफर करेगा। या फिर आप कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है तो उसके द्वारा भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दिस मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी अ पर्सन मस्ट बी अ मेजर पर्सन, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, एंड ए पर्सन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द टाइटल होल्डर ऑफ टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। उसको टाइटल के द्वारा कहीं ना कहीं ऑथराइजेशन हो कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे जब कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन तरह की कंडीशन आपको लेके चलनी है। नंबर वन, ही हैज अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एज ऑफ मेजोरिटी ऑब्टेन कर चुका हो। सेकंड मैंने आपको बताया कि ही इज ऑफ साउंड माइंड, एंड एज एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वाइड। जैसे कि आपको पता है कि यदि कोई अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कभी भी वैलिड नहीं माना जाता, दैट इज वाइड। एंड द थर्ड वन इज अ पर्सन कैन बी ऑथराइज्ड बाय द टाइटल होल्डर टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध के जरिए यदि किसी प्रॉपर्टी व्यक्ति को ट्रांसफर की पावर दी गई है तो वो भी आप कॉम्पिटेंट माना जाएगा ट्रांसफर करने के संबंध में। तो दीज आर द पर्संस हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ये वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। द मोर्टगेज कैन बी वैलिडली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ माइनर। आपको भी पता है कि जब वो कोई मोर्टगेज की बात करते हैं तो उसको वैलिडली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी माइनर के संबंध में भी। वहां पे माइनर के संबंध में भी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया जा सकता है। ऐसा आपको यहाँ पे मैंने केस का नाम भी लिख रखा है, हरि मोहन वर्सेस मोहिनी के नाम से केस था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अ मोर्टगेज कैन बी वैलिडली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ द माइनर हु हैज पेड द कंसिडरेशन। यदि कोई माइनर व्यक्ति कंसिडरेशन पे कर देता है, वैल्यू पे कर देता है,
तो ऐसी स्थिति में मोर्टगेज जो है वो उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। Persons who are authorized to transfer the property can also transfer the property validly, although a minor is not competent to transfer. जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनर के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज ऑलवेज वाइड एब इनिशियो। और आपने इसके संबंध में मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस भी पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो नेचुरली कि जब कोई मतलब प्रॉपर्टी के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ कंडीशन थी जहां पे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कंडीशन बताएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन। इफ ए पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट इज द ओनर विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, और इफ द पर्सन प्रेजेंट्स टू बी द ओनर दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट। तो यहाँ पे आप आगे आने वाले अगले वीडियो में मैं इन डॉक्ट्राइन्स को अलग से आपको डिफाइन करूंगी। इसके अंदर मैंने आपको एक जनरल छोटा सा मैंने कंसेप्ट लिख के बताया है कि यदि कोई व्यक्ति है, इफ ए पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट इज द ओनर विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ये दिखाता है कि मैं ओनर के बिहाफ पे कार्य कर रहा हूँ, मतलब वो वास्तव में ओनर नहीं है, वो किसी ओनर के बिहाफ पे कार्य कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वहाँ पे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट अप्लाई हो जाता है। तो ये मैं आपको बाद में आगे आने वाली वीडियोज में क्लियर करूंगी इस कंसेप्ट को। तो नेक्स्ट फॉर्मेलिटी ऑफ द ट्रांसफर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेलिटीज ऑफ द ट्रांसफर क्या क्या हो सकती हैं, कि किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के संबंध में क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी। यदि हम बात करते हैं फॉर्मेलिटीज ऑफ द ट्रांसफर के संबंध में, तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी होती है दैट इज द अटेस्टेशन। अटेस्टेशन इन रिलेशन टू द डॉक्यूमेंट इंप्लाई द फैक्ट ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर। जब भी आप अटेस्टेशन करते हैं, नेचुरली प्रॉपर्टी का अटेस्टेशन करवाते हैं, तो वहां पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में ऑथेंटिफिकेशन की जाएगी उसके सिग्नेचर की। It implies the fact of authentication of the signature of the executant of that document by the attestator. भी नेचुरली कि जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे एक अटेस्टेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे जो व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको नेचुरली उसके साइन वहाँ पे उसको पहले वेरिफिकेशन की जाएगी, उसको ऑथेंटिफिकेशन की जाती है। एंड पुटिंग डाउन ही सिग्नेचर, वहाँ पे उसके सिग्नेचर रखे जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो जो एग्जीक्यूटेंट है, जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहा है। ऑल द ट्रांसफर्स डोंट रिक्वायर अटेस्टेशन। पर आपको पता है कि हर प्रॉपर्टी का अटेस्टेशन होना जरूरी नहीं है, हर ट्रांसफर के अंदर अटेस्टेशन जरूरी नहीं होता। इफ यू टॉक अबाउट द जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल अ सेल और ए लीज डज नॉट रिक्वायर अटेस्टेशन। आपको पता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं, केवल एक सेल के द्वारा ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाता। यदि हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो ट्रांसफर कैन बी डन मैनी वेज। इट कैन बी ट्रांसफर बाय सेल, इट कैन बी ट्रांसफर बाय मोर्टगेज, इट कैन बी ट्रांसफर बाय लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज। तो यहाँ पे जब हम इन ट्रांसफर की बात करते हो तो हर तरह के ट्रांसफर में ये जरूरी नहीं है कि अटेस्टेशन हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, इस सेल या फिर लीज के द्वारा जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पे अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट ए मॉर्टगेज और गिफ्ट, जब मॉर्टगेज या गिफ्ट दिया जा रहा है तो वहाँ पे जब गिफ्ट डीड बनाएगी या मॉर्टगेज डीड बनाई जाती है तो दैट रिक्वायर्स अटेस्टेशन, वहाँ पे अटेस्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो दैट ए मॉर्टगेज डीड और द गिफ्ट डीड मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 or more witnesses. Attestation is valid and complete when 2 witnesses sign that document. नेचुरली कि जब अटेस्टेशन आप करते हैं तो वहाँ पे 2 गवाहों के साइन होने जरूरी हैं। सेकेंड आपकी जो कंडीशन है दैट इज रजिस्ट्रेशन। जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन इज एन एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी टू अफेक्ट द वैलिड ट्रांसफर। यदि किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप जब ट्रांसफर करते हैं, नेचुरली आपने सुना होगा कि जब आप कोई जमीन को ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, दुकान को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर्मेलिटी टू अफेक्ट द वैलिड ट्रांसफर इन सर्टेन केसेस। The advantage of registration is that any person who deals with the property would be bound by the rights that are created in favor by the registered document. भी नेचुरली कि जब कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसके द्वारा जो आप जो भी कुछ उसमें वो करेंगे तो उसके द्वारा उसको राइट दिए जाएंगे जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन द मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑप्शनल। यदि आप देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, चल संपत्तियों के संबंध में, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, वहां पे ऑप्शनल होता है। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1908, ऐसा 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कहा गया है कि यदि कोई प्रॉपर्टी चल संपत्ति है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। वाइल इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, अचल संपत्ति है, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, वो जरूरी है और मैंडेटरी अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट वैल्यू एक्सीड्स ₹100। यदि उस प्रॉपर्टी की, यदि उस अचल संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी है।
तो ये मैंने आपको बताइए नेक्स्ट कंडीशन रजिस्ट्रेशन। सेकंड थर्ड कंडीशन इज नोटिस। नोटिस का मतलब क्या हुआ कि नोटिस में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, जब हम नोटिस की बात करते हैं तो वो एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो नोटिस का मतलब क्या है, इफ ए पर्सन नोज अबाउट ए फैक्ट ही हैज ए एक्चुअल नोटिस। भाई यदि किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के संबंध में जानकारी है, पूरे फैक्ट के बारे में जानकारी है, तो नेचुरली वो नोटिस कहलाएगा एक्चुअल नोटिस। बट इन सर्टेन केसेस लॉ ट्रीट्स ए मैन और टू हैव द नॉलेज अबाउट द फैक्ट। वहां पे कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे कानून ये समझता है कि जो व्यक्ति है उसको उस फैक्ट की जानकारी है, इवन दो ही डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट दैट फैक्ट, क्या भले ही उसको नॉलेज हो या ना हो। तो ऐसे नोटिस को कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। The equitable doctrine of notice is recognized in various sections। यदि equitable doctrine of notice की बात करते हैं तो इसको कुछ सेक्शन के द्वारा इसको माना गया है। Where a transfer is made of property out of the क्या कहोगे out of which a person has a right to receive maintenance, the transfer takes place subject to the right if he had notice of it। नेचुरली है कि जब आप मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसफरी को जो आप प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर करेंगे, जो भी चीज आप देंगे उसको उसके नोटिस में होना जरूरी है, बट नॉट अदरवाइज। सिमिलरली इफ ए कन्वेज टू सी, यदि ए सी को कोई प्रॉपर्टी देता है विच ही हैड बाय प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सेल टू बी, जिसके संबंध में उसने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था बेचने के संबंध में, देन बी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सी। नेचुरली कि ए सी को प्रॉपर्टी वो खुद नहीं बेच पाएगा क्योंकि उसने बी के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वहां पे उसको बी को बताना पड़ेगा। तो नेचुरली बी कैन एनफोर्स दैट नोट, मतलब वो उसको बी ही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर पाएगा अगेंस्ट सी। इफ सी हैड नोटिस ऑफ इट, यदि सी को इस बारे में जानकारी कि वो प्रॉपर्टी नेचुरली ए के पास है ही नहीं, वो बी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इफ सी हैड नोटिस ऑफ द प्रायर कॉन्ट्रैक्ट ही परचेज, और यदि सी को पहले से पता है कि वो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ पहले से हो चुका है और फिर वो जानते बूझते उसको खरीद रहा है, तो इफ सी हैड नोटिस ऑफ इट, और यदि उसको पहले से नोटिस है और तब वो खरीद रहा है, दैट इट वाज द अनकॉन्शियस, मतलब वहां पे एक तरह से ये समझा जाएगा कि वो अनकॉन्शियस था अब ऑफ ही एंड जो उसने बेची है। तो नेचुरली कि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसको नॉलेज था या नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नोटिस होता, मतलब यहाँ पे जब वर्ड की बात करते हैं, एक होता है विलफुल बोनाफाइड, मतलब वहां पे उसको बोनाफाइडली यदि बिलीफ है कि भी वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो चुका है और वो जानते बूझते खरीद रहा है, तो नेचुरली वहां पे वो फिर माना जाएगा, वो सेल मानी जाएगी। परंतु यदि वो बोनाफाइडली मतलब मेलाफाइडली खरीद रहा है, तो कहने का मतलब वो डिपेंड करेगा कि does a person who refuses to receive the registration letter is deemed to have constructive notice। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं चाहिए, तो नेचुरली कि उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहीं ना कहीं उस पहले से जानकारी में है। सिमिलरली इफ ए पर्सन proposes to sell his property to X who at the same time knows that the rents due in favor, भी मान के चलो मेरा कोई मकान है, मैं कहती हूँ बी को कि तुम मेरा मकान खरीद लो, और बी को पता है कि मेरे मकान पे किराया पहले से ही ड्यू है, तो नेचुरली तो यदि वो जानते बूझते उसे खरीद रहा है, तो नेचुरली कि वो उसको पे करने के लिए मान गया कि भी मैं अपना किराया पे कर दूंगा। तो ड्यू टू रिस्पेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो है वो एक तरह से हम ये मानेंगे कि उसको पहले से ही नोटिस है, जानकारी है, तभी वो खरीद रहा है। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आप सबसे पहले उसकी तहकीकात करते हैं ना कि वो प्रॉपर्टी के संबंध में कोई चीज बकाया तो नहीं है, कोई बिल तो बकाया नहीं है, कोई मेंटेनेंस वगैरह तो मतलब उसके ऊपर कोई देनदारी तो नहीं है पहले से। तो कहने का मतलब ये है कि यदि उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई बिजली का बिल बकाया है या फिर कोई मतलब पानी का बिल बकाया है या फिर कोई वो किराया बकाया है, तो नेचुरली कि आप पहले से तहकीकात करेंगे। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली ये समझा जाएगा कि आपको पहले से ही उसके संबंध में नोटिस है, आपको जानकारी है और आपने जानते उसे खरीदा है, तो नेचुरली आप उन सब उसके सारे परिणामों के लिए आप उत्तरदायी माने जाएंगे। वहां पे यदि आपने उस मकान को खरीदा तो उसके ऊपर जो भी ड्यू था वो आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो वहां पे वो नोटिस समझा जाता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस।